हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, विश्व में युद्धों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा अभी रिसेंटली ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ड्रोन से हमला किया गया। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में भी जो टेंशन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि हिजबुल्लाह ग्रुप जो कि लेबनान में एक्टिव है, उसने दर्जनों रॉकेट मार दिए हैं इजराइल के ऊपर और कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक बदला है। किस चीज़ का बदला है ये देख लिया आप। ये फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि लेबनान में एक गांव है, सदर्न लेबनान में एक गांव है जिसका नाम है ऐता अल शाब। ये वहीं की फोटोज हैं और वहां पर कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी और ये उसी का बदला है, जिसके तहत उन्होंने कत्यूशा रॉकेट, ये आप देख लीजिए, कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है और हिजबुल्लाह ग्रुप ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। कौन है ये हिजबुल्लाह ग्रुप? हिजबुल्लाह ग्रुप एक आतंकी संगठन है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान में एक्टिव है। लेबनान में एक्टिव है और यहां पर जो मेजॉरिटी है वो शिया लोगों की मेजॉरिटी है। मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझाऊं उससे पहले आप मैप से इस क्षेत्र को समझ लीजिए। पहले ये देखिए, ये इस क्षेत्र को समझिए। ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है और ये इजराइल है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तो इस वाले क्षेत्र में, और अगर थोड़े बड़े में देखेंगे आप तो ये मैंने आपको सीरिया बताया, ये आपको इजराइल बताया। आपको कुछ समय पहले क्या हुआ था कि सीरिया में जो एम्बेसी है, किसकी एम्बेसी? ईरान की एम्बेसी है, जो उसमें हमला किया गया था इजराइल के द्वारा। देखिए, इजराइल के द्वारा यहां पर हमला किया गया था और आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किसी भी एम्बेसी में हमला होने का मतलब है कि वो उसकी टेरिटरी, उस देश की टेरिटरी पे आपने हमला कर दिया। तो ये फोटो में आप समझ पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, है ना, यहां पर ये हमला किया है। और जब सीरिया में ये हमला हुआ तो सीरिया में है, लेकिन कहां पर? ईरान की एम्बेसी में हुआ है, ठीक है। और इस वजह से ये था कि भाई हम बदला लेंगे इस चीज का। और जब वो बदले की बात कही गई तो एक और धमकी आई इजराइल की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हम ईरान पर ई बॉम्ब से हमला कर देंगे। ये वीडियो मैं कवर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे समझिए कि यहां पर मामला चल क्या रहा है। यहां पर एक ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये बेसिकली लेबनान है और लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह जो कि एक्टिव है। इधर यहां पर लेबनान में ये हिजबुल्लाह एक्टिव है और ये ऊपर इसको पूरा का पूरा समर्थन है ईरान से, ठीक है। ईरान जब हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है, उसको पैसे से, उसको वेपन्स के माध्यम से जब समर्थन करता है, तभी ये यहाँ पर जो है वो इजराइल के अगेंस्ट कार्रवाई कर पाते हैं। तो पूरा समर्थन हिजबुल्लाह को यहाँ पर मौजूद है। इसकी पूरी कहानी अगर आपको और समझनी है तो थोड़ा सा आपको इजराइल की ओर समझना होगा। इजराइल को आप जब समझेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, कहानी क्या है, कि क्यों इतना लड़ाई धड़ाई वहां पर चल रही। तो पहले समझ लीजिएगा। अगर शुरुआत की बात करें तो इजराइल और एक फिलिस्तीन, ठीक है, ये दो हैं। आपके कई बार कमेंट्स आते हैं जिसमें होता है कि सर फिलिस्तीन कहीं नक्शे में दिखता नहीं है, कहां है? तो ये जो आप इजराइल देख पा रहे हैं, है ना, ये वाला जो इजराइल है, ये ही कभी एक समय में फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था और ये अरब लोगों का एक गढ़ हुआ करता था, ठीक है, मुस्लिम्स का एक तरह का गढ़ हुआ करता था। और उस समय यहां पर क्योंकि ज्यूज वगैरह भी काफी ज्यादा संख्या में हैं और यरूशलेम, आपको पता होगा, यरूशलेम करके इनकी जो पवित्र स्थल है, वहां पर इनका जो ज्यूज हैं उनका अपने आप में एक गढ़ माना जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि क्योंकि जब पुरानी अगर पीछे की बात करें, अगर हम 1917 में जाएं तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है बेलफोर्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो बेलफोर्ड एग्रीमेंट के तहत यूके है, जो यूके ने एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि बेलफोर्ड एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट किया कि भाई जो ज्यूज लोग हैं उनको भी एक जमीन मिलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूके पावर में था तो कहा गया कि भाई हमें भी एक जमीन का हिस्सा यहां पर दिलाइए। तो फिर जब ये बात आई तो आप बस इतना समझ लीजिए कि यूके के पास जब पूरी तरीके से ये समझ में नहीं आया कि कैसे दिलाएं, तो यूके ने चीजें मोड़ दी यूएन की तरफ कि आप यूएन में जाइए और ये बात कीजिए। और यूएन ने कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका एक बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहां पर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, सभी को जमीन चाहिए, तो सबसे अच्छा है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन आप समझते होंगे जैसा कि भारत और पाकिस्तान, 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य बना दो इनको, भारत और पाकिस्तान। लेकिन फिलिस्तीन जो वहां पे पहले से था और अरब जो मुस्लिम लोग हैं उनकी वहां पर मेजॉरिटी थी, और क्योंकि वहां पर उनकी मेजॉरिटी थी तो उन्होंने इस चीज को मना किया कि नहीं, हम इसके साथ एग्री नहीं करते और ये पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है ये हमारा ही होगा। और इन्होंने कहा कि हम युद्ध करके इनको भगा देंगे।
युद्ध हुआ भी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा अलग आया। युद्ध में इजराइल जीत गया क्योंकि इसको जो समर्थन था वो यूएस जैसे देशों का इसको समर्थन था, फ्रांस जैसे देशों को इसका समर्थन था। तो यहां पर जीत हुई इजराइल की, और इसने उस समय गोलान हाइट्स आप समझ पा रहे हो ना, इधर जो गोलान हाइट्स वगैरह हैं ये सब भी कब्जा लिया। मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो इजराइल ने कब्जाया, और यहां पर गोलान हाइट्स वगैरह ये सब भी इन्होंने कब्जा लिया। अब आप समझिए कि हुआ क्या इसके बाद। यहां पर ये जो गाजा आपको दिख रहा है इस वाले एरिया में, और ये जो वेस्ट बैंक वाला जो ये एरिया है, यहां पर जो है वो लोगों के कुछ ग्रुप्स मौजूद हैं जो आज भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जिसमें से एक नाम आप बहुत बार सुनते होंगे, हमास ग्रुप। ये जो हमास ग्रुप है ये कहां पर एक्टिव है? ये इस गाजा में एक्टिव है। ठीक है, गाजा पट्टी आपने सुना होगा, इस जगह पर, ये इस गाजा में एक्टिव है, और ये बीच बीच में हमले करता रहता है। तो अभी अक्टूबर में एक चीज हुई थी, आपको पता होगा, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। अक्टूबर में गाजा ने इजराइल पर हमला किया। गाजा का जो हमास ग्रुप है, हमास ग्रुप ने इजराइल पर हमला किया, और उस वक्त इजराइल ने ठान लिया कि इसको खत्म कर देंगे, निस्तेनाबूद कर देंगे, पूरी तरीके से गाजा को ही खत्म कर देंगे। और फिर जो हमला किया, जो इन्होंने वापस से रिटेलिएशन किया, वो ऐसा था कि पूरी तरीके से उस क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, पूरा मानव तंत्र है जो वो उन्होंने हिला करके रख दिया। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर आ गई। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो आपका पानी है, खाना है, इसको इन्होंने वेपन की तरह इस्तेमाल किया इजराइल ने। ठीक है, और गाजा में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। इवन इन्होंने इस लेवल पे किया कि मामला जब यूएन में भी गया तो भी ये रुकने को तैयार नहीं थे। मामला यूएन में गया, और आपको पता है कि इजराइल का जो समर्थन करने वाला देश है उसका नाम है यूएस। ठीक है, तो पूरी यूएस के साथ इजराइल का समर्थन करने वाला जो देश है वो यूएस है। ठीक है, यूएस और फ्रांस का इसको समर्थन है। और फिलिस्तीन की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसको रशिया और चाइना जैसे देशों का समर्थन मौजूद है। ठीक है, तो ये जब यहां पर गया, उसके बाद मामला यूएन में जाता है। यूएन में जाने के बाद जब ये था कि भाई ये इनके पास एक वीटो पावर है, यूएन में वीटो पावर, तो वीटो पावर अगर किसी ने भी इस्तेमाल कर ली तो डिसीजन रुक जाता है, चाहे भले। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो अब वीटो को बस आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर जो 15 देश हैं टोटल, मतलब 10 परमानेंट, 5 यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, ये तो परमानेंट 5 वाले जो 5 हो गए, और बचे हुए नॉन परमानेंट वाले 10 देश, तो टोटल मिला के 15 देश। तो 15 में से जो 14 देश हैं उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखी है, जिसके तहत इजराइल को एकदम से रुक जाना चाहिए, तो वो उसके समर्थन में इन्होंने वोट किया। लेकिन एक देश जो कि आपका यूएस है, यूएस ने, जिससे उम्मीद थी कि नहीं ये तो रोक लेगा, ये वीटो यूज करेगा, इसने अपना वीटो यूज नहीं किया। इसने क्या किया? इसने एब्स्ट्रेन कर लिया, इसने वोट ही नहीं किया। ठीक है, एब्स्ट्रेन किया इस वोटिंग से, तो यानी कि चीजें रुक जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इजराइल नहीं रुक रहा है, इजराइल फिर भी नहीं रुक रहा है। और इजराइल में जो होने वाली यूएस की विजिट थी उसको भी उसने कैंसिल कर दिया कि आप भी साथ मत दीजिए, लेकिन हम तो पूरी तरीके से गाजा को खत्म करके मानेंगे। तो ऐसी स्थिति, इतनी ज्यादा वहां पर टेंशन बनी हुई है। हालांकि कुछ समय बाद यूएस की तरफ से उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया, बम वगैरह हैं और जो हथियार वगैरह हैं वो भी यूएस की तरफ से इजराइल को मिलने लगे। तो यहां पर ऐसी स्थिति यहां पर आ गई थी। इसके अलावा अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का क्या व्यू है, तो भारत का अगर आप व्यू देखेंगे तो समझिए इस चीज को कि भारत का जो व्यू है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर जाता है, जिसके लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसके लिए ना ही इजराइल रेडी है और ना ही फिलिस्तीन की मांग करने वाले लोग रेडी हैं। कोई भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, लेकिन भारत चाहता है कि भाई नहीं, 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कहता है जो भी वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो पूरी तरीके से बंद होने, इस युद्ध में किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सिविलियन को, ठीक है, सिविलियन है जो, उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत का ये पक्ष है। तो आप कहेंगे सर शायद भारत ये दोनों ही चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि फिलिस्तीन की ओर झुकाव रख रहा है थोड़ा सा, तो यहां पर यह पक्ष है। लेकिन भारत साथ साथ यह भी कहता है कि किसी तरह के आतंकी संगठन को आपको बढ़ावा नहीं देना है, किसी भी तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, तो यह भी एक चल रहा है। तो यानी कि इस जगह से वो तो इजराइल का स्टैंड ही यही है कि हम टेररिस्ट का सफाया कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये सारी टेंशन यहां पर चल रही है। और इसी टेंशन के बीच एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि हिजबुल्लाह ग्रुप है जो, उसने यहां पर हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर, इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो और किसका समर्थन है, इसको ध्यान रखिएगा, ईरान का पूरा समर्थन है हिजबुल्लाह ग्रुप को, जो कि लेबनान में एक्टिव है। ठीक है,
ये रहा आपका लेबनान। इसके अलावा मैं आपको, ये ग्रीन वाला लेबनान है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वो देना चाहता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। अगर आप हमारे P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है उसके लिए, क्योंकि स्टडी IQ में चल रही है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। ये सेल 15 अप्रैल तक रहेगी और ये बैच भी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल तक अगर आपने इसमें एडमिशन लिया तो 28,500 में आपको ओम लाइव कोड लगा करके एडमिशन मिल जाएगा और साथ में 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। 18 किताबों का सेट। अगर आपने बुक्स पहले से परचेस कर रखी हैं तो और सिर्फ वो बैच लेना चाहते हैं तो 23,500 में ये बैच आपको मिल जाएगा बिना किताबों के, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर। तो अगर आप मेरे साथ लगातार करंट अफेयर्स की खबरों पे जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका ये QR कोड है, इसको स्कैन करके भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 पर मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।